Good morning, students. Our next topic is environmental management system. Environmental management system का मतलब है कि environment management के लिए कुछ systems बनाए गए हैं, ठीक है, या कुछ organizations हैं जो environment की management के लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ organizations हैं वो जैसे हम बात करते हैं ना कि NGOs वगैरह हो गई, ठीक है, या कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती हैं, उसकी मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं कि हमें किस तरह चीज़ों को फॉलो करना है और कैसे नेचर को कंजर्व करना है, ठीक है। तो उसी में ही सबसे पहले ये है आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसका फुल फॉर्म आपको बेटा पता होना चाहिए, कई बार एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेटअप करती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं ना, कोई भी हमारे खाने की प्रोडक्ट आप देख लो, उसका एक स्टैंडर्ड सेटअप किया होता है। जैसे मैगी का एग्जांपल है, मैगी का आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले मैगी बैन होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था कि उसमें कितना सब्सटेंस कितना यूज़ करना है, ठीक है। जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट में कोई सब्सटेंस एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो हमारे लिए हार्म होता है या इन्वायरमेंट के लिए हार्म होता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्म होता है, तो उसको बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उन रिसोर्सेज के लिए जो पब्लिकली हम तक पहुंचाए जाते हैं, तो यही इनका काम होता है। तो सेम ऐसे ही आईएएफ इंटरनेशनल एक्रीडेशन फॉर्म, ठीक है। सेम ऐसे ही ईएमएस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट के लिए काम करती हैं। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम थे, ठीक है। इसी में ही अब इन्होंने देखो क्या काम किया है, आईएसओ 1400, आईएसओ 19011, आईएसओ 14001। ये कुछ है कि कब क्या क्या स्टैंडर्ड सेट किए गए और कैसे कैसे चेंजेस हुए। जैसे आईएसओ 1400 में क्या हुआ कि स्टैंडर्ड सेटअप के जस्ट ये इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जस्ट स्टैंडर्ड सेटअप किए प्रोडक्ट्स के कि ये प्रोडक्ट्स है और हमने इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने हैं और सेटअप करने हैं। उसके बाद आईएसओ 19011 में क्या हुआ कि इस तरह के स्टैंडर्ड्स बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पे जो कि हमारा टाइम भी बचाए, ठीक है, एफर्ट्स भी हो और हमें मनी भी मिले। मतलब कि प्रोडक्ट का प्रोडक्शन इस तरह हुआ जिससे हमारा काम कम समय लगा और उसमें हमारे एफर्ट्स जो थे वो भी दिखे, मेहनत भी दिखी और हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग भी हो सके। आपने देखा होगा धीरे धीरे किस तरह सामान का प्रोडक्शन होता है। पहले बहुत लो लेवल पे चीज़ें होती थी, रॉ मटेरियल आया, चलो ठीक है, हाथ से काम होता था। धीरे धीरे रॉ मटेरियल आया, फैक्ट्रीज़ में जाने लगा, फैक्ट्री के थ्रू पैकिंग होने लगी, ठीक है। फिर पैकिंग होकर फैक्ट्रीज़ के थ्रू इंडस्ट्रीज़ के थ्रू मार्केट में जाने लगा। फिर ऐसे सामान का आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना और एक स्टैंडर्ड सेटअप करना हर चीज़ का, हर सामान का। शायद उन्हीं स्टैंडर्ड्स की हेल्प से हम लोग जो है हर प्रोडक्ट पर विश्वास भी करते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग कितनी ईजिली किसी भी प्रोडक्ट पर विश्वास करके उसको यूज़ में लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारे खाने का प्रोडक्ट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैंडर्ड सेटअप करती हैं और हमें उन पर ट्रस्ट होता है कि वो पूरे चेकिंग के बाद, हर टेस्ट के बाद ही हम तक पहुंचाया गया है। उसके बाद आईएसओ 14001, इसमें क्या था कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह स्टैंडर्ड जो है सेटअप किए गए, ठीक है। यहाँ पर तो था कि हमारा टाइम सेव किया, एफर्ट्स और मनी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस तरह का स्टैंडर्ड बनाया गया कि इन्वायरमेंट को भी वो हार्म ना होए। हम लोग जो रिसोर्सेज ले रहे हैं, यूज़ में ले रहे हैं, वो देखा गया कि इन्वायरमेंट से जो हम सामान ले रहे हैं वो हमारे नेचर को हार्म तो नहीं कर रहा है या हम अपने इन्वायरमेंट को लॉस तो नहीं कर रहे हैं, ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज का इस तरह यूज़ में लेना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको हर बार ही बताती हूँ कि हमने अगर 10 पेड़ काटे तो उसके बदले हम 100 लगाएं, तो ऑटोमेटिकली हमने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं किया, उसको बैलेंस करने की कोशिश करी। तो सेम ऐसे ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐसे स्टैंडर्ड सेटअप किए गए। दूसरा, इको फ्रेंडली चीज़ें बनाई गई,
जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, जितना हो सके। अभी आगे बात होती है कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ किया जाए, कोशिश हो रही है इसके लिए भी, इस तरह का काम करना। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक इको स्कीम। इको स्कीम क्या है? आपने देखा होगा कि आप किसी इको मार्क के थ्रू ही उस प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं। जैसे बहुत सिंपल से एक एग्जांपल बताती हूँ कि जब आपने देखा होगा, आप कोई भी प्रोडक्ट खाने का लेते हैं, जैसे दूध है, मिल्क है, उस पर आपने देखा होगा ग्रीन डॉट लगा होता है, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट है जिस पर ग्रीन डॉट लगा तो आप कहते हैं ये वेजिटेरियन है, जिस पर रेड डॉट लगा होता है तो आप कहते हैं नॉन वेजिटेरियन है। तो ये मार्क है जिसकी हेल्प से आप देखते हैं, ठीक है। पीछे सारा मतलब लिखा होता है प्रोडक्ट के बारे में कि उसमें कितना कितना कौन कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है, कितने % है, ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए कितना है, किस तरह के मतलब किस तरह के हेल्थ आपकी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा प्रोडक्ट कितना लेना है, या आपके लिए वो सूटेबल है या नहीं है, इस तरह, है ना। तो ये सारा हम किसकी हेल्प से, जो मार्क लगे होते हैं उसकी हेल्प से पढ़ते हैं और उसको यूज़ में लेते हैं। अब इको मार्क आ जाता है कि यहाँ इको मार्क बात हो रही है वो प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है पैकेट के पीछे कि ये जो प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करता और ना ही आपको हार्म करेगा। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इको मार्क के ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला तो ये है कि जो टू असिस्ट द कंज्यूमर्स, वही कि कंज्यूमर्स को अपनी तरफ खींचना। कंज्यूमर जो अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स देखकर कि वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली और हमारे लिए भी। और दूसरा, रिलीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग एनवायरमेंटल डे बाय डे, ठीक है। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको भी इंक्रीज़ करेगा। हम भी जब ऐसे प्रोडक्ट लेंगे या देखेंगे तो हम भी कहेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के अभी लेटेस्ट मार्केट में आ भी रहे हैं। टू इनकरेज प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन भी बढ़ाता है, ठीक है। रिड्यूस द ऑनगोइंग इफ़ेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इसके जो इफ़ेक्ट्स है उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको मोटिवेट करता है, ठीक है। बाय सच, इस तरह के प्रोडक्ट लेने के लिए कंज्यूमर्स को मोटिवेट करता है। इसका कोई इल इफ़ेक्ट नहीं है इन्वायरमेंट पर, ठीक है। और इनकरेज दी मैनेजमेंट ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज, और इस तरह के जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज है इसकी मैनेजमेंट के लिए भी हेल्प करता है। इस टॉपिक में देखिए अब आप इसको आप कैसे कवर करेंगे, थोड़ा समझा देती हूँ। जैसे अगर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात आएगी कि इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो आप ये ISO के बारे में बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड सेटअप करती है, और इसका फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में एक लाइन में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके अंडर आप ये 3 पॉइंट्स बताएंगे, ISO 1400, ISO 19011, ISO 14001, इन तीनों के बारे में बताएंगे। तो आपका यहाँ से ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। और उसके बाद ये अलग टॉपिक आता है कि इको मार्क क्या है। तो इको मार्क क्या है वो आपको मैंने सारा समझाया, आप ये बताएंगे और इसके ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ये वाला टॉपिक इतने में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बस नॉलेज होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड सर्वेलेंस ऑफ द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये ऐसी कौन कौन सी मैनेजमेंट हैं जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज को बचाने के लिए काम कर रही हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें, MOEF फुल फॉर्म आ जाता है। MOEF की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। NEIS नेशनल इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए काम कर रहा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर्स के थ्रू सारा डाटा कलेक्ट करके रखना कि कौन सा रिसोर्सेज कितना है किसी भी एरिया में, ओवरऑल इंडिया का, या कहाँ पर कितने फॉरेस्ट हैं, कहाँ पर कितना पानी रह गया है, ये सारा डाटा एनालाइज करके इसका इंफॉर्मेशन रखना। PSCST, ये हमारा अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ प्रेजेंट है? चंडीगढ़ में, ये पंजाब का है।
जैसा हम कहते हैं ना रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उस तरह यहाँ पर रिसर्च होता है और सारा डाटा कलेक्ट करके रखा जाता है। और यही पंजाब जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या बाकी उनको चलाते हैं, और वहाँ से सारा डाटा कलेक्ट करके ओवरऑल पंजाब का बताते हैं कि किस एरिया में किस तरह की एयर पॉल्यूशन है या किस तरह का वाटर पॉल्यूशन है, किस तरह का लैंड पॉल्यूशन है, किस तरह का नॉइस, वो सारा डाटा कलेक्ट होता है। SDNP सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उसके बाद ENREE न्यूज़ लेटर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, ये कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में। सेम वही रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आपने पढ़ा होगा। तो ये ज़्यादा किस पर फोकस करते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, कि हमें इन तरह की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए जो हमारे रिसोर्सेज को भी बचाएं आगे के लिए। और ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती और बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लास्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस जनरेशन। ये तो बेटा आपको पता ही है, पूरा साल हम लोग आपको यही काम करवाते हैं कि इन्वायरमेंट के एजुकेशन और बच्चों को इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस देना। तो ये हम कैसे करते हैं सारा काम? इको क्लब्स बनाए जाते हैं, जैसे हमने वाटर वॉरियर्स की टीम बनाई हुई है। वाटर वॉरियर्स की टीम का क्या काम है? वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करना, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन लगाना, ठीक है। NEAC एक ग्रांट आती है, इसके थ्रू हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। पर्यावरण से रिलेटेड सेलिब्रेशन करना, डे सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे हम अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी अवेयरनेस, ठीक है। फिल्म्स बनाओ इस पर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड फिल्में बनाओ, लोगों को अवेयर करो। अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप और पेंटिंग कंपटीशन, इस तरह की चीज़ें कर कर हम इन्वायरमेंट अवेयरनेस कर सकते हैं और सभी को अवेयर कर सकते हैं और अपनी रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।